हेलो, वेलकम बैक। इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं हमारी कुछ साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की वगैरह वगैरह। तो कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ और इस पर एक दो वीडियोज़ में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो वो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने बच्चों की 4 अवस्थाओं को, चरणों को बौद्धिक संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर विभाजित किया था, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो 4 चरण बताए थे उसमें था संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूल संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक। तो ये 4 अवस्थाएं थी, किसके द्वारा पुनरुत्पत्ति की गई थी? पियाजे जी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में किस अवस्था में चिंतन प्रारंभ करता है? देखिए 4 चरण थे। 4 चरण में पहला संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक में बच्चे की जो एज थी वो 0 से या जन्म से 2 वर्ष थी, तो बच्चा उसमें चिंतन करेगा ही नहीं, उसमें तो चिंतन का अभाव होता है। फिर दूसरी एज थी पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था। उसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा अपने आस पड़ोस अन्य चीज़ों को देखना और सामग्रियों में वो तो जो है कि अंकों और जो भी सामान रखे रहते हैं उनमें भी पूरी तरीके से वो अंतर नहीं कर पाता है, ज़्यादा कम में भी उसके पास बहुत विसंगतियाँ होती हैं। लेकिन जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की स्टेज है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अब वो शैशव काल से हटकर बाल्यकाल की अवस्था में आ जाता है। बच्चा जिज्ञासु स्तर का होता है, वो सही गलत, क्योंकि विद्यालय जीवन में प्रवेश करने के बाद बच्चा जो है वो सही ढंग से अर्थपूर्ण रूप में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन में यही है कि वस्तुओं घटनाओं के विषय में किस अवस्था में चिंतन प्रारंभ करता है? तो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी एज क्या है? 7 से 12 वर्ष। इसकी अवस्था है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। यदि आपसे पूछे कि पूरी तरीके से चिंतन किस अवस्था में होता है, तो आप बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरीके से अमूर्त चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव से होती है। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव से होती है। यह अवस्था आपको मैं बताया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा किसी मूर्त वस्तु को, उसके सामने जो वस्तु होती है उसको देखकर उस पर वह चिंतन करता है, विचार करता है, क्रिया करता है। जैसे बच्चे के सामने कोई पेड़ है तो वो जानना चाहेगा कि ये पेड़ कैसे बना, ये पेड़ कैसे है, इसका क्या काम है, ये क्यों जरूरी है, मतलब मूर्त चीजों को देखता है और उस पर तर्क करता है। तो यह अनुभव, या कह सकते हैं कि यह किस अवस्था में पाई जाती है? तो 7 से 12 वर्ष, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा मूर्त चीजों को देखकर तर्क करता है, जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा अगर किसी चीज को देख लिया रहता है, वो चीज उसके सामने नहीं है, लेकिन अगर बातों बातों में वो चीज उसके सामने लाई जाती है तो बच्चा उस पर अमूर्त प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसने कहा? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन बताया था जीन पियाजे जी ने। ये इनकी बेस्ट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे ने मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि बच्चे की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमता डेवलप होना शुरू कर देती है। इसीलिए इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र पर विशेष योगदान दिया। और यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी जो है, इन्होंने 4 चरणों के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे ने मुख्यतः किस कारक को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है? पियाजे ने मुख्यतः किस कारक को, किस फैक्टर्स को विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है? तो महत्वपूर्ण कारक है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। इन्होंने कहा भौतिक विश्व के साथ का मतलब, भौतिक का मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो चीजें दिखती हैं। आपने देखा कि बच्चों को के इन्होंने 4 चरण डिवाइड किए थे।
बच्चा जिस जिस चरण पर जाता है उस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं करने लगता है। उन्होंने कहा कि हम बच्चा वातावरण में रहता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे वातावरण के अनुकूल अपने अंदर वो शक्तियों को, समझ को डेवलप करने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, इसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना और सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है। कहने का मतलब कि बच्चों को संकेत देकर कार्य करना और किसी कार्य में सहयोग प्रदान करना, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसे क्या नाम दिया जाता है। तो आपको याद होगा हमने बताया था स्कैफोल्डिंग स्टेज। स्कैफोल्डिंग स्टेज हमने बताया था। इसमें क्या था, हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि बच्चा साइकिल चला रहा होता है, लेकिन साइकिल चला रहा है तो वो लड़खड़ाता है, वो डरता है, गिर जाता है। लेकिन जैसे ही पीछे से एक सपोर्टर के रूप में, एक गाइडेंस या गाइडर के रूप में उसके पीछे से कैरियर को या पीछे से कोई पकड़ लेता है तो बच्चा बैलेंस बनाकर साइकिल को चलाना सीख लेता है। ये अवस्था होती है स्कैफोल्डिंग की अवस्था। और इसको दिया था किसने, इसको दिया था वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की जी ने इसे दिया था। फिर इसके बाद कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र के लिए जाने गए हैं। तो हम जानते हैं कि कोहलबर्ग का हम लोगों ने पढ़ा है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इसमें इन्होंने 3 चरणों को मुख्य रूप से 2-2 उपचरणों में डिवाइड किया था, यानी टोटल 6 चरण थे। 3 चरण और तीनों चरण में 2-2 उपचरण थे, 6 उपचरण थे। और यह सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत नैतिक विकास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना किस चिंतन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो आपको याद होगा कि हमने 2 चीज बताई थी, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब ये होता है कि आर या पार, क्या करूं। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि कोई चोर है, वो कोई चोरी क्यों करता है, पेट भरने के लिए। अगर किसी चोर ने किसी के घर में चोरी की और तब तक पुलिस आ गई और पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी, तो वो चोर तो जो है कि अब तो वो पुलिस के घेरे में आ गया। लेकिन मान लीजिए कि वो चोर घर में चोरी करने जाता है, चोरी करने जाने से पहले उसके अंदर ये संदेह होता है कि अगर मैं गया और मुझे पुलिस पकड़ ले गई तो मेरे घर के लोगों का पेट कौन भरेगा। मतलब एक तरीके की दुविधा कि चोरी भी करना है पेट भरने के लिए, लेकिन चोरी करने से जेल भी जा सकते हैं। जब ये दुविधा होती है तो उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्कणा का मतलब ये होता है कि चोर कहता है कि पुलिस आए या ना आए, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है, मतलब भरना है। जब एक डिसीजन हो, वो डिसीजन सही हो या गलत हो, जब उस पर निर्णय लिया जाता है तो उसको बोलते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा तो इसको दिया था कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा 2 पक्षों के बारे में बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह किससे संबंधित है। तो आप जानते ही हैं कि लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज से सीखता है, जबकि जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चों की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है बच्चे अपने स्वविवेक से, बुद्धि से सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की जी और जीन पियाजे जी में यही विरोध था। पियाजे जी ने अपना सिद्धांत दिया, उसी का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि बच्चा वातावरण में रहता है, वातावरण में परिवार भी होता है, मित्र भी होता है, विद्यालय भी होता है, समाज भी होता है, बच्चा उन सब से सीखता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक परिदृश्य से भी सीखना बहुत जरूरी होता है। यह कथन दिया था लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की जी ने। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, यह कथन किसने कहा। तो यह कथन भी वाइगोत्स्की जी ने कहा। जहाँ इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं, जहाँ इस तरीके के सेंटेंस आए, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जहाँ भी आ जाए, आंख बंद करके आप लगाइए लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, क्योंकि इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या नाम था और यह कहाँ के निवासी थे। हमने आपको जितने भी वीडियोज में जो भी सिद्धांत पढ़ाया है, सारे सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक और वे कहाँ के निवासी हैं, इन्हें जरूर पढ़िएगा,
क्योंकि यूपी टेट के में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न जरूर आता है। तो यह इनके सिद्धांत का क्या नाम था? तो इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये कहाँ के निवासी थे? यह कनाडा के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? कनाडा के। इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जबकि जो ले वाइगॉत्स्की है, इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत और जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण हमने 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखा और इसे बताने का प्रयास किया। अभी इसमें और भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मैं उनको अगले पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही।